HODs और पूरा NITS का स्टाफ और प्यारे बच्चों, 16 साल बहुत नजदीक से मैंने माधवराव जी के साथ काम किया और अभी प्रताप जी और हम चर्चा कर रहे थे, न जाने हमें ऐसा रोज नहीं लगता कि वो कहीं चले गए या हमारे बीच में नहीं है। रोज किसी ना किसी बात में उनकी चर्चा आ ही जाती है और बड़े जैसे दुखी मन से नहीं, एक बड़े प्रफुल्लित मन से उनका नाम लेते हैं और उनको याद करते हैं, उनकी बात को लेकर हंसते हैं और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। बहुत सारे संस्मरण हैं। रमेश जी ने कहा कि आप जरूर कुछ वहां पे सुनाना, तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं कि मैं किसी दिन किताब लिखूंगा अपनी लाइफ पे या माधवराव जी के ऊपर, तो उसमें ये संस्मरण लिखूंगा। तो सोचता हूँ थोड़े बहुत आज लीक कर देता हूँ आपको। जब भी किताब निकले तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये तो मैंने पहले 10 मार्च 2016 को सुना हुआ है। 3 मंत्रालय में मैं लेख महाराज के साथ रहा। सबसे पहले रेलवेज में, उसके बाद सिविल एविएशन टूरिज्म में और उसके बाद HRD। तो एक तीनों में एक लिंक्ड घटना आप लोग को सुनाना चाहता हूं। शायद आप लोग जानते भी हो, पढ़ा भी हो। तीनों मिनिस्ट्रियों में महाराज साहब ने इस्तीफा दिया। पहले रेल मंत्रालय में कितना बढ़िया काम किया, आपको याद है, आज भी कितने साल हो गए हैं, 84 से 89 का जो टर्म रेलवे का था, आज भी जनता के जहन में रेलवे का वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। आप लोग तो छोटे हो, बच्चों को तो नहीं मालूम होगा, जो सीनियर्स हैं उनको मालूम है कि जब पहले टिकट बुकिंग करते थे तो लाइन में खड़े होके रेलवे स्टेशन पे एक टिकट बुक कराते थे। हाँ, मैं जबलपुर रहता था, जबलपुर से जम्मू जाना है तो दिल्ली तक की टिकट हो गई। अब दिल्ली से जम्मू कैसे जाना है, दिल्ली से जम्मू जाना है तो साहब आपका टिकट ये बुक करा दिया, कश्मीर मेल में आपकी टिकट है, अब वहां हम टेलीग्राम भेजेंगे और टेलीग्राम से आपका जवाब आएगा कि आपकी बर्थ हुई कि नहीं हुई। अब 15 दिन रोज हम साइकिल पे रेलवे स्टेशन जाते थे कि साहब टेलीग्राम का जवाब आया क्या, और कोई जवाब नहीं आया, फिर वापस इस तरह प्रतिदिन रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाते थे कि हमारी आगे की रिजर्वेशन कंफर्म हुई कि नहीं। जाने के एक दिन पहले आ जाता था कि आपका हो गया या नहीं हुआ। तो हम एहसास नहीं करते और आजकल की जो जनरेशन है वो तो जो बॉर्न में का हेडेक है उसको तो मालूम ही नहीं हेडेक होता क्या है। तो जब अब हम टिकट कहीं का भी लेते हैं, 1 सेकंड में कंप्यूटराइज्ड आपका रिजर्वेशन कंफर्म मिलता है। आपको यहाँ से लेके वहां तक लौटने का रिजर्वेशन करा लीजिए, कनेक्टिंग ट्रेन से करा लीजिए, चाहे जो मर्जी करा लीजिए। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट उस वक्त रेलवेज में था कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन, जो आज अब मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती थी पेपर टिकट बनाने में और बार बार उसका रिजर्वेशन। रेलवे में ये सोचना कि सेम डे रिटर्न ट्रेन शुरू की जाए, तो उसमें बैठ के पूरे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स, और बड़ा अच्छा सिस्टम था माधवराव जी का, तो बैठ के सबको आइडिया देते थे। मुझे बोला कि आप कोई फाइल नहीं करोगे, आप मेरे OSD जरूर हो, एक भी फाइल आपके पास नहीं आएगी। तो मैं कहा महाराज मेरा क्या काम है? बोले आपका काम है नए आइडियाज देना, रोज मुझे एक नया आइडिया दीजिए। और एक उन्होंने सिस्टम शुरू किया था, महीने में एक दिन 60 मिनट्स का एक प्रोग्राम होता था जिसमें वो जाके, ऐसा इससे बड़ा हॉल था, उसमें बैठ जाते थे। उसमें कोई किसी को निमंत्रण नहीं, चाहे आप रेलवे बोर्ड के हो, चाहे आप प्रेस के हो, चाहे आप बाहर के हो, चाहे आप पॉलिटिक्स के हो, आप गैंगमैन हो, लाइनमैन हो रेलवे के, आप उस 60 मिनट्स में आके और अपनी बात ओपनली कह सकते हो। कोई एजेंडा नहीं है, खड़े होके आप अपना आइडिया दीजिए। उससे एक बड़ा खुलापन आता था। नहीं तो कोई एक कार्यालय में जब कोई बैठ जाता है तो
जो लोग उनके पास आते हैं बस उनसे ही संपर्क रहता है, बाकी सबसे संपर्क टूट जाता है। इसलिए आप देखते हैं हर बार सरकारें बदल जाती है, 5 साल किया उसके बाद करेंगे, क्यों? क्योंकि कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये इतना फीडबैक उनको मिलता रहता है और आइडियाज आते हैं। केवल हंसी के लिए आपको बताता हूं कि एक बड़े वरिष्ठ इंजीनियर, आप लोग बोलते हैं इंजीनियर वगैरह, यहाँ पे एक बड़े मशहूर इंजीनियर साहब थे, मिस्टर वैश उनका नाम था, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। वो खड़े हुए थे, साहब मेरे पास बहुत बढ़िया है, बताइए। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ट्रेन हमारी धीरे चलती है, इनको थोड़ी तेजी से चलाया जाए। हम लोग कर रहे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस कोशिश कर रहे हैं 130-40 नहीं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ट्रेन तेज क्यों नहीं चलती? पटरी और पहिए के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से नहीं चलती है। फ्रिक्शन अगर कम हो जाए बहुत तेज चलेगी ट्रेन, ठीक है भाई, सबको मालूम है कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से। और यही रिसर्च है, तो क्या करें इसमें? फ्रिक्शन दूर रखने का सबसे आसान तरीका है कि पटरी की ऑयलिंग की जाए। पटरी की ऑयलिंग की जाए। पटरी की ऑयलिंग कैसे करें? बोले साहब मैंने डिजाइन बना के लाया। अच्छा, वहां पे नियम ये था कि इस बैठक में कोई भी बात करेगा कोई हंसेगा नहीं, चाहे जितनी भी मुद्दापूर्ण बात करे कोई हंसेगा नहीं। ये नियम था 60 मिनट्स। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए डिजाइन। तो एक वो डिजाइन बना के लाए थे कि रेलवे इंजन के सामने बिल्कुल जहां पे वो काउ कैचर लगा रहता है उसके आगे तेल की कुप्पी उल्टी रखी उसकी ऐसी नोजल निकली रहेगी, वो पटरी के ऊपर आगे आगे तेल करता चला जाएगा और उससे फ्रिक्शन कम होगा और उसके पीछे इंजन जाएगा। हाँ, वैसा सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड आप यहाँ तक पहुंच गए, ये बड़ी भारी अचीवमेंट है। आप बैठ गए, पूरा हॉल एक हंसी नहीं हुई, हालांकि सब वैसे करके जरूर। और भी बहुत सुझाव आए। ये किस्से का जिक्र वीर सांघवी की किताब है एक, माधवराव सिंधिया लाइफ, नहीं पढ़ी हो, मैं सुझाव देता हूँ कि वो करें। मैंने कोशिश की थी कि ये किताब की मैं 10-15 कॉपी आज ले आऊँ और जिसको चाहिए उनको बांट दूं, मिल नहीं पाई है, पर मैं जरूर भेजूंगा यहाँ पे। और जो इंटरेस्टेड है वो किस्सा उस किताब में वीर सांघवी साहब ने लिखा है, बहुत बढ़िया। मैंने माधवराव जी के ऊपर इतनी अच्छी किताब अपनी लाइफ में नहीं देखी है, आप लोग जरूर उसको देखें। हाँ, तो मैं इस्तीफे की बात कर रहा था। तीनों मिनिस्ट्री में उन्होंने इस्तीफा दिया। रेल में इतना काम करते थे, रात को 12-1-2 बजे। सबसे पहले जब मेरे को ज्वाइन कराया कि तुम मेरे स्टाफ को ज्वाइन करोगे, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, तो बोले आप अपनी वाइफ को लेकर जरा आ जाइए। वाइफ को लेकर नहीं, मेरे को बात करनी है। वाइफ को लेकर गया, उनसे बोलिए कि आप 2 साल के लिए अपने पति को मुझे दे दीजिए। हमने कहा खुशी खुशी ले लीजिए। बोले कि आप मेरे साथ जब तक काम कर रहे हैं आपका किसी रिश्तेदार का निधन नहीं होगा, किसी के यहाँ शादी नहीं होगी, किसी का कोई मुंडन संस्कार नहीं होगा, आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप अपने परिवार से मिल नहीं पाओगे। इन कंडीशंस पे आपको मेरे साथ काम करना है क्या? हमने सोचा ऐसे कह रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, हमने कहा करते हैं, तो आपके साथ काम करने का अलग आनंद होगा। और उसके बाद पता लगा कि भट्टी में छुप गए, क्योंकि उनसे पूछो कि सर आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, कब जाओगे? मैंने कहा सर 7 बजे निकल जाते हैं, थोड़ा टाइम। नहीं तो मैरिज एनिवर्सरी क्या करते हो, खाना खाने जा रहे हो ना बाहर? नहीं, 9 बजे से पहले क्या खाना खाओगे? 9 बजे कभी खाएंगे तो थोड़ा पहले तैयार व्यार होके, तो ऐसा तो 8:30 निकल जाते। फिर तो कब तक खत्म हो जाएगा डिनर? 10 तो 10 वापस आ 10 बजे ऑफिस वापस आ जाओ। हाँ, मैं बैठूंगा 2 घंटा, आप आइए। मतलब साल भर में ये स्थिति हो गई कि जब मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे घर पहुंचता था रात को, तो पत्नी दरवाजा खोल के कहती थी कि 2 घंटे और क्यों बचिए, सुबह ही आ जाते। इस
इस सब काम के माहौल में अचानक केरला में एक पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिरी। तो उसमें रेल मंत्री, हम भी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है, लोग डिमांड करते हैं रेल मंत्री इस्तीफा दे, ये करे, वो करे। अब रेल मंत्री तो बैठा 24 घंटे काम कर रहा है, तो सिस्टम अपना काम कर रहा है, ट्रेन में इतना नहीं क्या फॉल्ट हुई, पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिर गई, 500-600 लोग डूब के मरे। मैंने देखा उनको कितने बिजली, लाल बत्ती उन्होंने अपने कमरे में जला दी, और हम लोग को जिनको 10-10 मिनट में कमरे में बुलाते थे, 5-6 घंटे तक उन्होंने हमें नहीं बुलाया। जब वो गुस्से में होते थे या ऐसे मूड में होते थे तो हम लोग डरते थे अंदर प्रोग्राम में, तो हम लोग चपरासी को बुलाते थे, तो चपरासी को बुला कर पूछा भाई क्या चल रहा है, कोई बार सब कोई चिट्ठी लिखते हैं, उसको बोल करके पेज पेपर पास डालते थे। अच्छा, इस्तीफा तो नहीं लिख रहे, पता नहीं सब बड़े परेशान है, किसी को बुला नहीं रहे, लिखते हैं फिर फाड़ लिख देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर फाड़ लिख देते हैं। फिर बहुत देर बाद उनका बैलगाजी को लाल बत्ती हमारे रूम में जलती थी, चलो मेरे साथ चलो। चलिए, ड्राइवर को बोले पीएम ऑफिस ले चलिए, राजीव गांधी जी प्लेन में। राजीव गांधी के साथ गए, बिल्कुल पूरे रास्ते कुछ नहीं, वहां जाके मैंने कहा सब मैं बाहर बैठता हूँ, नहीं चलो मेरे साथ अंदर चले, साथ बैठे, अकेले राजीव गांधी बैठे हुए, ये सामने बैठे हुए। यस माधव, बड़ा है, उन्होंने कहा वो एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, कागज निकाला जेब से, हियर इज माय रेजिग्नेशन लेटर। हाँ माधव बोलते थे हमको, हाँ माधव, अच्छा अच्छा, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ जाके रेस्क्यू ऑपरेशंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, बड़े उदास से थे मन, देना अपना ऐसे लिया, ऐसे पकड़ के उसको 2 टुकड़े किए, उसके 4 टुकड़े किए, उसको में राजीव गांधी जी बैठा, गो इमीडिएटली, गो टू केरला, डोंट टेक एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट ओवरसी द रेस्क्यू ऑपरेशंस, पता लगाइए क्या हुआ, कम बैक टू मी एंड लेट मी। ये हमें बाद में मालूम पड़ा कि उसके बाद मोतीलाल वोरा जी को उन्होंने फोन किया कि आप साथ में जाइए और इंश्योर करिए कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके अपना इस्तीफा वगैरह अनाउंस ना करें। मोतीलाल जी से पूछिए कि आप कल आपकी मुलाकात होगी उनसे, साथ में मोतीलाल जी को भेजा कि इनके साथ साथ रहिएगा, 1 मिनट भी इनको मत छोड़िएगा, इनको इस्तीफा देने, मतलब ये दे चुके हैं, मगर इनको ये किसी प्रेस वाले को ये ना बोलें कि मैंने इस्तीफा किया। नजीब जान साहब जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली, वो आए एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, हम लोग जैसे केरला के लिए रवाना हो रहे थे तो वो एयरपोर्ट पे आए, चौकी जैसा है, आज तक मेरे को भी अभी तक याद है। मैंने फिर उनसे पूछा आपने ऐसे क्यों किया, बोले महाराज अपनी घड़ी उतार दीजिए देखो, वो ऐसे मूड में थे, हमने उठा के घड़ी जज साहब ने उतार के अपनी घड़ी, तो मैंने पूछा ये क्यों किया, बोले सब थोड़ा मूड चेंज कर दिया, उनका मन ऐसा हो रहा था तो विचलित हो रहा था। मैंने कहा उससे कोई दूसरी बात तो करेंगे। चलिए फिर लौट के आए, उसके बाद थोड़े नॉर्मल हुए। राजीव गांधी जी का मैं उनकी सोच और उनकी अलमनसाहत का वो करता हूँ कि उन्होंने रिकग्नाइज किया, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, और थोड़े दिन में जब उनका मूड ठीक हो गया फिर हम लोग की 2:30 बजे तक की भर्ती शुरू हो गई। ऐसी सिविल एविएशन टूरिज्म में हुआ। सिविल एविएशन में जाते ही प्राइवेट एयरलाइंस, आई एम नॉट द मिनिस्टर फॉर इंडियन एयरलाइंस, पहला उनका स्टेटमेंट, आई एम द मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन। और मजे की बात बताऊं, कई लोगों ने, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, 4 लोग हमारे चक्कर लगाते थे कि सब हमको प्राइवेट एयरलाइंस चलाने की अनुमति चाहिए, तो हमने 4 एयरलाइंस की अनुमति दी। इंडियन एयरलाइंस के अलावा 4 एयरलाइंस को चलाने की अनुमति दी। एक थी मोतीलो, एक थी तमानिया एयरवेज, एक थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस और एक थी जेट एयरवेज। जेट एयरवेज तो चल रही है, बाकी 3 का मेरे ख्याल से कुछ नाम नहीं सुना होगा, तमानिया एयरलाइंस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस और मोतीलो। लुफ्तांजा और मोदी इसके बीच में थी। 4 एयरलाइंस की हमने अनुमति दी। जावेद अख्तर साहब 24 घंटे मेरे कमरे में बैठे रहते थे। जावेद अख्तर साहब बोर्ड पे हैं जेट एयरवेज के, और उनको उन्होंने बता दिया था कि आप थोड़ा
शख्सियत है, अदरवाइज से आप ही परमिशन ला सकते हो और कोई परमिशन नहीं। वो 24 घंटे मेरे कमरे में बैठे। मैं जाता था कोई फाइल कराने के लिए, लौट के आता था तो देखते थे कि जावेद साहब ने मेरा खाना खा लिया। पूरा डब्बा रखा रहता था, जो मेरा लंच का वो पूरा खा लेते। उसमें इंडियन एयरलाइंस ने पायलट्स ने कहा कि मैं हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हमारी ये डिमांड है, वो डिमांड है, 6 घंटे काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, अब हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, फिर आप क्यों स्ट्राइक करेंगे? बड़ा खराब बिहेव किया, हमने कहा हम लोग स्ट्राइक करेंगे। तो हम लोग भी आ गए, हमने कहा नहीं ठीक है आप स्ट्राइक करो। हमने रशिया से जहाज बुलाए, रशिया के पायलट बुलाए और इंडियन एयरलाइंस की हर फ्लाइट हमने कहा चलेगी, रशिया जहाज से चलेगी और रशिया फ्लाइट से चलेगी। कुछ दिन तो चलता रहा ठीक ठाक, पायलट भी टूटने ही वाले थे कि ये तो कोई हमारे से पायलट नहीं पड़ रहा, दूसरे पायलट से इंडियन एयरलाइन चल रही। एक दिन एक जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ। लकीली ऐसा क्रैश हुआ कि उसमें एक भी कैजुअल्टी नहीं, सब के सब सुरक्षित रहे, एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ, सब बाहर निकल आए। एकदम हम लोग दौड़ के एयरपोर्ट पहुंचे और वहां एयरपोर्ट पे चलते चलते किसी व्यक्ति ने कुछ गंदा सा कमेंट कर दिया, पता नहीं क्या एग्जैक्टली वर्डिंग कहे उसने, कुछ उसने गंदा कमेंट कर दिया, क्या दिखते ही नहीं है कुछ ऐसा करके। सीधे ऑफिस आए, अपना रेजिग्नेशन लिखा, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी को लेके आ गए। अब राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी ने यही कर रखा कि वो तो तैयार बैठे हुए, तो हमने कहा हाँ ठीक है, जांच किसको देना है आपको। तो वो गए तो हमारी भी नौकरी गई वहां से। तीसरी बार जब इस्तीफा दिया उन्होंने, फिर एचआरडी मिनिस्ट्री में आए। एचआरडी मिनिस्ट्री का मुझे इसलिए याद है कि मैंने 10 मार्च को ही ज्वाइन किया एचआरडी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के साथ, 10 मार्च का ही था। और वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे ये सब चलता रहा। वहाँ पे फिर हवाला करके एक स्कैंडल निकला, उसमें नरसिम्हा राव जी ढूंढ ही रहे थे कोई तरीका पॉलिटिक्स जो भी हो कि किसी तरह से इनको बाहर किया जाएगा, इनका नाम भी हवाला उसमें डाला। ये कहानी में इसके बाद और सुना होगा कि कितना हास्यास्पद था कि सुरेंद्र जैन की डायरी में इनका नाम लिखा हुआ है MRS 3 लाख रुपए। उसके वजह से इनको अब पूरे मीडिया में ये छपा के सबने इस्तीफा दे दिया सिवाय माधवराव जी के। तो मीटिंग में मैंने कहा सर ये आया मीडिया में कि इसमें रिजाइन कर देना चाहिए, बोले कर तो देना चाहिए, पर मैंने ग्वालियर के लिए एक यूजीसी चेयरमैन से बैठ के मैंने कहा था एक IIM इंजीनियरिंग कॉलेज तो है, एक IIM खोलो। और उन्होंने कहा IIM तो नहीं पॉसिबल है, पता नहीं क्यों सैंक्शन नहीं मिल पा रही है, तो IIT खोलो। IIT की सैंक्शन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं IIT और IIM मिला के एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, IIIT, तो दोनों का मर्जर करके एक ऐसा इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट बना है। तो बोले कि मैं इस्तीफा कल दूंगा, आज मैं ग्वालियर जाके IIIT का फाउंडेशन स्टोन रखे और बात को ये कर सकूं। एक दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जहां तक हमारे इससे 3 लाख लेने की बात की, एक लास्ट कहानी में बहुत समय ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, पर एक दिन हमें बुलाया गया रूम में, लेस बांधे हुए बड़े स्मार्ट जेंटलमैन बैठे हुए थे उनके पास। तो उन्हें मिलवाया कि प्रशांत के लिए ये मेरे सिंधिया स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, अभी ये चेयरमैन है उनसे यूनियन बैंक के किसी के, ये यहाँ पे मिलने आए हैं कैसे। मैंने हेलो हेलो करा, चले गए हम लोग वापस। फिर फाइनेंस कंट्रोलर को बुलाया। उसी वक्त रेलवे ने नया एक रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन खोला था, जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे, नए लाइन्स को, इलेक्ट्रिफिकेशन को, सेफ्टी को। उसका 800 करोड़ का फंड मिला, 800 करोड़ का फंड। अब ये जो चेयरमैन साहब आए थे बैंक के, उन्होंने धीरे से फाइनेंस कंट्रोलर को बुलाया, उन्हें रिक्वेस्ट कर रही कि महाराज साहब हम तो साथ में पढ़े यहाँ पे सिंधिया स्कूल में, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कहीं तो बैंक देंगे बैंक हमारे बैंक को। ठीक है क्या बात पड़ता, फॉर्म में लगाया और फाइनेंस कंट्रोलर को कहा ये फंड आप बैंक, ना मुझे याद नहीं लेकिन बैंक था कि बैंक
उन्होंने कहा कि इसको दे दीजिए, ठीक है सर दे दें, इनको दे देंगे। अब यहाँ तक तो बात रही ठीक। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, 15 मिनट बाद बड़ी जोर जोर से लाल बत्ती जल रही थी, चपासी भी भरा हुआ आ रहा है, ये सब आपको बुला रहे हैं अंदर। तो हम रूम में गए, तो वो जो सूखे टूटे सरकार थी वहाँ पे, वो बड़े जो पहले आराम से बैठे चाय पी रहे थे, वो कुर्सी के पीछे खड़े हुए ऐसे ऐसे काम रहे थे। क्या हुआ? You know what this fellow is saying? You know what this fellow is saying? क्या हुआ? He's offering me a bribe. ये मेरे से कह रहा है कि 800 करोड़ रुपए जमा करने के 1% हमारा बैंक उसमें देता है कमीशन, तो आप बता दें कहाँ जमा करना। गेट आउट। उसको बुलाया फाइनेंस कंट्रोलर को कि खबरदार इसको एक भी पैसा इस बैंक को नहीं देना। अब ऐसे गुस्से में, मैं 16 साल उनके साथ काम किया, ऐसे गुस्से में उनको आज तक 800 करोड़ का 1% कितना हो? 8 करोड़ रुपए वो दे, जिसको उन्होंने ऐसे लात मार के खिलाया, और डायरी में 3 लाख रुपए हमारे लिखा था, उसके पीछे उनको ये सजा दी। हाँ, हालांकि इसका अच्छा एंड हुआ, शाम तक वो बड़े गुस्से में रहे, जब गुस्से में रहते थे तो उनके यहाँ से बाहर हम सब खड़े हो जाते थे, लाल उनको चेहरा होता था। तो आसिफ इब्राहिम साहब हमारे साथ थे, हम वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, मैं एसपी था। बड़ी देर तक हम लोग सोचते रहे इनका गुस्सा कैसे ठंडा किया जाए। बड़ी देर में शाम को फिर उन्होंने बुलाया कि कुछ फाइल पे चर्चा करते हैं, चर्चा वर्चा करके बड़े दुखे मन से ऐसे बात करते। फिर जब वो हम लोग उठने लगे तो मैंने एक स्लिप उनको कागज पे लिख के ऐसे 2 4 7 7 8 9 11 ऐसे कुछ लिखा हुआ, ऐसे देखते रहे, पलट के तो ये क्या है? मैंने कहा सर ये आप इतने नाराज हुए, आज आगे से कभी ऐसी समस्या आए तो गुस्सा होने के बजाय ये नंबर उनको दे दीजिए। ये मैंने कहा ये क्या है? पूछे क्या है? मैंने कहा ये मेरे बैंक का अकाउंट का नंबर है। इतना हंसे वो, दिन भर के जो टेंशन में थे, कुर्सी को पीछे करके ऐसे हाथ करके इतना हंसे, मेरे को आज तक की वो हंसी याद है, और मुझे इतनी खुशी है कि उसने उनका मूड रिलैक्स। बहुत सारी कथाएं सुनाई, इनमें से 2 या 3 उसमें लिखी हुई है मदर ऑफ इंडिया लाइफ में, आप जरूर पढ़िएगा, और ऐसे संस्मरण अगले साल भी सुनाने आऊंगा। धन्यवाद सर।